हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुज कुमार। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या है, मैकेनिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, मैकेनिक्स का रोल क्या है स्पोर्ट्स में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। यह वीडियो मैंने एमपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बनाई है। एमपीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैकेनिक्स का स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा रोल है। आप अगर मैकेनिक्स नहीं जानते तो आप एक अच्छा खिलाड़ी तैयार नहीं कर सकते। यह वीडियो बीपीएड के लिए भी और एमपीएड एंड एनआईएस के लिए भी है, मगर फ़िलहाल जो वीडियो जिस पर्पज़ से बनाई है वो एमपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स का स्पोर्ट्स में क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। क्या विदाउट मैकेनिक्स के हम एक अच्छा खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। सबसे पहले हम मैकेनिक्स की बात करते हैं, मैकेनिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पिंड मीन्स बॉडी पर बलों के प्रभाव तथा उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे मैकेनिक्स कहते हैं। आप जब किसी भी खिलाड़ी को तैयार करते हैं तो आप हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। कोई भी जब स्किल सिखाते हो, कितना फोर्स अप्लाई करना चाहिए, कितना फ्रैक्शन लगना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं, कितना मोशन लगना चाहिए। तो मैकेनिक्स का जो रोल है वो हमें बताता है एक साइंस के बारे में। साइंटिफिक तरीके से किसी भी चीज़ को सीखना मीन्स स्किल। जब हम सीखते हैं, एक वैज्ञानिक तरीके से स्किल को सीखना और एक नॉर्मल तरीके से सीखना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। जब हम मैकेनिक्स को लगाकर किसी भी स्किल को सीखते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। किस एंगल पे जब हम बास्केटबॉल खेलते हैं तो एक नॉर्मल व्यक्ति अपनी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने के लिए एक नॉर्मल तरीके से फेंकता है, एक व्यक्ति फुल स्किल के साथ मैकेनिक के साथ उसको फेंकता है। कितना एंगल बनना चाहिए, कितना टो अप होना चाहिए, सारी चीज़ों को देखते हुए वो बास्केट करता है। तो सबसे पहले आपके एमपीएड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले बात करता है आपके सामने, मैकेनिक्स को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर अवस्था में। ये आँख बंद करके याद कर लो, अगर भूल भी जाए तो एक बार याद कर लो, स्थिर अवस्था में। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। डायनामिक्स का मतलब होता है गति अवस्था में। इसमें भी आप एक की पॉइंट याद कर लो, उसके बाद मैं डेफिनेशन बताऊंगा। मैकेनिक्स को दो भागों में बांटा गया है, एक स्टैटिक एक डायनामिक। अब डायनामिक्स को दो भागों में बांटा गया है, काइनेटिक्स काइनामेटिक्स। यहाँ तक समझ में आया? काइनेटिक और काइनामेटिक्स। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन बताऊंगा इनकी। जैसे कि आपके सामने है, सबसे पहले स्टैटिक। मैंने आपको बताया था, आप जब कोई भी स्किल सीखते हैं तो स्टैटिक और डायनामिक इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको बताऊंगा। स्टैटिक की डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले स्थिति विज्ञान के अंतर्गत, स्थिति विज्ञान के अंतर्गत पिंड की विराम अवस्था में उस पर लग रहे बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मीन्स यह बोल रहा है, आप स्थिर अवस्था में हैं तो आप पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना अप्लाई हो रहा है, वो जानकारी बताता है स्थिर अवस्था में रहकर। यहाँ तक समझ में आया? डायनामिक की अगर हम बात करते हैं, गति विज्ञान के अंतर्गत पिंड की गतिशील अवस्था में उस पर लग रहे बलों के प्रभाव का अध्ययन करता है। आप गतिशील अवस्था में कोई भी मूवमेंट करते हैं, कोई भी स्किल करते हैं, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है आप पे, कितना उसका प्रभाव पड़ रहा है, वो इस चीज़ की जानकारी देता है डायनामिक। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आ जाएगा आपको, स्टैटिक
और डायनामिक। अब हम बात करते हैं डायनामिक्स को कितने भागों में बांटा गया है। आपसे क्वेश्चन, मैकेनिक्स को दो भागों में, स्टैटिक और डायनामिक, इसके दो पार्ट हैं, मैंने आपको बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब बात करेंगे, क्या मैंने बताया था, मैकेनिक्स को दो भागों में, एक स्टैटिक, डायनामिक। डायनामिक के दो पार्ट हैं, काइनेमेटिक, एक काइनेटिक। मैं बार बार पे बोल रहा हूँ, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। काइनेमेटिक की अगर बात करते हैं, ये मोशन की बात करता है। कोई भी वस्तु कितनी मोशन से गिर रही है, कितना मोशन लग रहा है, उसकी बात करता है। डेफिनेशन हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत पिंड की गतिशील अवस्था में पिंड को गतिशील करने के लिए उस पर लग रहे बलों पर विचार किए बिना ही अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ये है, आप जब गतिशील अवस्था में रहते हैं तो बलों पर विचार किए, मतलब फोर्स पर विचार किए बिना ही इसका अध्ययन किया जाता है, मोशन का। यहां तक समझ में आया। अब हम काइनेटिक की बात करते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, काइनेमेटिक किसका पार्ट है, स्टैटिक या डायनामिक? तो आप लाएंगे डायनामिक। काइनेमेटिक किसके अंतर्गत आता है, मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। काइनेमेटिक किसका अध्ययन करता है, मोशन का अध्ययन करता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, काइनेटिक। तो आपसे काइनेटिक के बारे में क्वेश्चन पूछता है, काइनेटिक की डेफिनेशन पूछता है। इसके अंतर्गत पिंड की गति एवं उस पर लग रहे बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। गति अवस्था में कोई भी पिंड या कोई भी मूवमेंट या कोई भी प्रक्रिया या कोई भी स्किल करते हैं, उस पर कितना बल का प्रभाव लग रहा है, उस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। एग्जाम्पल, फोर्स। काइनेटिक बात करता है फोर्स की, काइनेमेटिक बात करता है मोशन की। बार बार बता रहा हूँ, भूलना नहीं है। काइनेटिक और काइनेमेटिक जो पार्ट हैं वो डायनामिक्स के हैं, और डायनामिक और स्टैटिक ये दोनों पार्ट हैं मैकेनिक्स के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मोशन की। मैंने बताया था काइनेमेटिक किसकी बात करती है, मोशन की बात करती है, और काइनेटिक किसकी बात करती है, फोर्स की। तो यहाँ पर मोशन के बारे में बात करेंगे। मोशन क्या होता है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति बदलती रहती है तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। मीन्स कहने का मतलब यह है, आप कोई भी स्किल करते हैं, थोड़ी सी दौड़कर इधर चले गए उधर चले गए, ये क्या है, आपका मोशन है। आपने मोशन किया, आप वहां पहुंच गए। तो वो यही बोल रहा है, जब कोई वस्तु दूसरी अवस्था के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति बदल लेती है तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। आप समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, बदलते रहते हैं, वो मोशन है आपका। मोशंस को कई भागों में डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर जो मोशन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन मोशन की बात करूँगा। जैसे कि आपके सामने सबसे पहला है सरल रेखीय गति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेक्टिलिनियर मोशन। वक्राकार गति, कर्वीलिनियर मोशन। गुणन गति, रोटेशनल मोशन। दोलन गति, ऑसिलेशन मोशन। इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन पर एक एक क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन की। क्वेश्चन पूछेगा आपसे एमपीएड के एंट्रेंस एग्जाम में, रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल पूछेगा। डेफिनेशन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, सिर्फ एग्जाम्पल। तो रेक्टिलिनियर मोशन की अगर बात करते हैं, वस्तु द्वारा बनाया गया गतिपद यदि एक सरल रेखा में होता है तो उसकी गति रेक्टिलिनियर मोशन कहलाती है। वस्तु द्वारा बनाया गया गतिपद यदि एक सरल रेखा में होता है तो उसकी गति रेक्टिलिनियर मोशन कहलाती है। जैसे कि वो अपना डायरेक्शन चेंज ना करे, कर्वीलिनियर मोशन में ना हो, एक स्ट्रेट फॉर्म में हो,
उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जब पेड़ से कोई फल गिरता है, सीधा गिरता है ज़मीन पर, ये आपको दिख रहा होगा, ये दीवार को पुश कर रहा है, ये रेक्टिलिनियर का एग्जाम्पल है। आपको पता है ये मार्चिंग कर रहे हैं, एक सीधी रेखा में चलते हुए जा रहे हैं, ये रेक्टिलिनियर का एग्जाम्पल है। तो आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल को पढ़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कर्विलिनियर मोशन। अब यहाँ को पता चला होगा आपसे कर्व से ही। कर्व का मतलब होता है एक स्ट्रेट फॉर्म में लाइन ना होते हुए एक कर्व में होती है, थोड़ी घुमाव में होती है। इसको बोल सकते हैं एक हाफ सर्कल। तो वस्तु द्वारा बनाया गया गतिपद सरल रेखा में ना होकर कोई वक्र हो तो ऐसी गति को कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। मैंने आपको बताया था एक सीधी रेखा में नहीं है और थोड़ा कर्व ले लिया उसने, तो क्या हुआ, कर्विलिनियर मोशन। अब कर्विलिनियर मोशन के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे एक या दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप जब एग्जाम में ये एग्जाम्पल आपको, वैसे तो ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, अगर बाई चांस नहीं मिलता है तो आप लॉजिक लगाएंगे और करेंगे उसको। वैसे तो आपको ये एग्जाम्पल मिलने ही मिलने हैं एग्जाम में। कर्विलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है आपके सामने। जब आप बाइक चलाते हैं और रोड जब घुमावदार आता है तो वहाँ पे एक टर्निंग लेते हैं आप रोड से, तो वहाँ कर्विलिनियर मोशन लगता है। जब आप फुटबॉल में किक मारते हैं, बोलते हैं सीधी जाएगी मगर वो टर्न हो जाती है, तो वहाँ पर एक कर्व बनता है, उसको बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। यहाँ तक समझ में आ जाएगा होगा। नेक्स्ट आपके सामने रोटेशनल मोशन। रोटेशनल से पता चल रहा होगा घुमावदार, घूमने वाली कोई भी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। यदि वस्तु द्वारा बनाया गतिपद एक वृत्ताकार मीन्स एक सर्कल में होता है तो ऐसी गति को रोटेशनल मोशन कहते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, यदि वस्तु द्वारा बनाया गया गतिपद वृत्ताकार मीन्स सर्कुलर होता है, ऐसी गति को रोटेशनल मोशन कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा आपके सामने, आप लट्टू को फिराते हैं वो भी रोटेशनल मोशन है। जब आपका फैन चल रहा है वो भी एक रोटेशनल मोशन है। यहाँ तक समझ में आया? कहने का मतलब एक एक्सिस, एक अक्ष पर कोई भी चीज़ घूम रही है और रोटेशनल मूवमेंट है। आपने जिम्नास्टिक में देखा होगा, रिदमिक जिम्नास्टिक में जो गर्ल्स हैं अपने टो पर फ्यू सेकंड के लिए घूमती हैं, अपनी बॉडी को पूरा टर्न करती हैं, तो क्या है वो, और रोटेशनल मोशन। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑसिलेशन मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको समझना है, समझने का प्रयास करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा अच्छी तरीके से। यदि वस्तु द्वारा बनाया गया गतिपद एक वृत्तचाप के आकार का होता है तथा गति सदैव इस चाप के मध्य बिंदु की ओर अग्रसर रहती है, तो इस गति को ऑसिलेशन मोशन कहते हैं। मैं दोबारा से आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। यदि वस्तु द्वारा बनाया गया गतिपद एक वृत्त के चाप के आकार का होता है तथा गति सदैव इस चाप के मध्य बिंदु की ओर अग्रसर रहती है, तो इस गति को ऑसिलेशन मोशन कहते हैं। आपने 12th में और 10th में फिजिक्स पढ़ी होगी, जिसको हम बोलते हैं सरल लोलक गति। इस तरीके से एक टेबल होती है, उस टेबल पर एक कील के द्वारा एक लोलक को बांध दिया जाता है, उसको फिर फोर्स थोड़ा सा उसको हिट करते हैं और वो इस तरीके से, ये आपको दिख रहा है, ये इस तरीके से वो झूलता रहता है। तो मीन्स उसकी जो पोजीशन है वो मध्य बिंदु की ओर ही रहेगी, मतलब ये और ये बार बार पे आने के बाद इसी पोजीशन में आएगी, ये उसकी बात कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया? तो एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा सरल लोलक। अब हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया था काइनेमेटिक्स किसकी बात करता है, मोशन की, और काइनेटिक किसकी बात करता है, फोर्स की। तो यहाँ पर फोर्स की डेफिनेशन के बारे में बताया था। फोर्स का मतलब होता है बल। बल वह भार कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, वह बल कहलाता है। कहने का मतलब यह है,
आप जब किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी प्रारंभिक स्थिति में, अवस्था में परिवर्तन जरूर मिलेगा। आपने जैसे कि ये बॉक्स लगा हुआ है और ये पुशिंग कर रहा है, उसको खिसका रहा है, तो आपको पता है उसकी प्रारंभिक जो स्थिति थी, अवस्था थी, उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फोर्स का बहुत बड़ा रोल है खेल के क्षेत्र में। तो फोर्स की डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए कि कब और कौन से समय पर कितना फोर्स लगाना है हमें। थैंक यू।